हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, मूलभूत अवशोषण बैंड किसके कारण आती है, ओवरटोन बैंड क्या होती है, हॉट बैंड क्या होती है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आप थोड़ा बुक से भी पढ़ा करें, आप क्या बुक में नहीं देखते हैं, आप बुक को खोलेंगे क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको ये बता सकता हूँ कि बेसिकली ये चीज़ कंसेप्ट है। फिर आप बुक ओपन करेंगे तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं और वो है कि जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड आती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो किस किस रीजन में आती है। तो कुछ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो सबसे पहले बात करें, मैंने कुछ पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी शायद आपको इसको डिस्कस किया था। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद मैंने आपको पहले भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया था किसी वीडियो लेक्चर में, शायद, है ना। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, फिर क्या होता है बताओ, एसिड हैलाइड, एक होता है एमाइड। इन सबके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। याद आया आपको कुछ कुछ? मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी थी कि इन वैल्यूज को आप याद करना। अगर आपको याद है तो बताओ, इसका जो वेव नंबर मैंने बताया था एल्डिहाइड, इन सब में सीओ आ रहा है तो इसको बोलते हैं सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सीओ तनन कंपन। सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण, ध्यान रखना ये मेन पॉइंट है इसका, कि सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण इन इतने सारे जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, उनमें आईआर की अवशोषण बैंड कहां पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड के अंदर अप्रोक्सीमेटली, मैंने वैल्यू बताओ कितनी बताई थी उस पहले वाले लेक्चर में, आपने याद नहीं करी। मैंने कहा था ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1740 पर, ये 1715 पर, ये वाली कितने पे थी बताइए, देखें 1690 पर, ये कितने पे आएगी एनहाइड्रेड में 1850। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें फ्लक्चुएशन आएगा जो अपन आज डिस्कस करेंगे। एस्टर में आती है 1750 पर, एल एंड एसिड हैलाइड में 1800 और एमाइड के अंदर आती है 1650 के अराउंड। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, तब आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, इन सब में ये बैंड किसके कारण आ रही है, सीओ के कारण आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, एक तो ये बैंड हो गई स्ट्रेचिंग, एक होती है ओएच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किसमें होगी? OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ये देखो एसिड के अंदर हो सकती है और अल्कोहल में हो सकती है, क्योंकि दोनों OH किसमें होता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है और एक किसमें होता है, अल्कोहल के अंदर होता है। तो उसमें जो वाइब्रेशन आती है वो आती है OH स्ट्रेचिंग। तो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एसिड के अंदर अगर होती है तो उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, ये आपके 3000 से लेके 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पे चली जाती है। ये ब्रॉड बैंड कहलाती है, ब्रॉड बैंड। और जो अल्कोहल के अंदर होती है, अल्कोहल में जो बैंड आती है वो आती है करीबन 3650 से 3550 सेंटीमीटर इनवर्स। वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यही आपके 3500 से 3300 के ऊपर आ जाती है। कहने का मतलब ये जितने भी हैं इन सब में सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं और अल्कोहल और एसिड के अंदर OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है। अब जैसे क्वेश्चन बना तो एसिड के अंदर दो तरह के वाइब्रेशंस हो गए, एक CO वाइब्रेशन हो गया और एक OH वाइब्रेशन हो गया। अब अगर बात करें इसमें तो आपके पास क्या आया, एमाइड। तो एमाइड के अंदर कौन है, एक CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, तो दूसरा कौन आ रहा है, NH। तो NH के कारण भी बैंड आती है, वो NH बैंड भी 3400 के आसपास, 3400 के अराउंड
वो बैंड आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कितने सारे फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं। एक फंक्शनल ग्रुप और बचा हुआ है और वो क्या है आपका ईथर। ईथर जो आ रहा है उस समय भी मैंने बताया था, ईथर के लिए जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आती है, ईथर में वैल्यू 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इतने सारी वैल्यूज आप अगर याद रखेंगे तो अब हमारे जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो वाइब्रेशन तो हर बॉन्ड में होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एल्डिहाइड के अंदर सीओ के साथ क्यों सीएच बॉन्ड भी तो है, बिल्कुल सही है, इसका भी वाइब्रेशन होगा, उसकी भी अवशोषण बैंड आएगी। इसी तरह से यहाँ पे NH है तो दो आ गए, इधर CO आ गया, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी होती है, बेंडिंग वाइब्रेशन भी होती है। तो वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो बहुत सारे होते हैं। अपने फॉर्मूला 3n-5 3n-6 फॉर्मूला बताया था। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो बहुत सारे होते हैं कि सारे वाइब्रेशन आपके एब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं करते हैं। क्यों? कुछ वीक होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ IR स्पेक्ट्रम में आते ही नहीं है, कुछ उससे बाहर चले जाते हैं, कुछ फार में चले जाते हैं, कुछ नियर में चले जाते हैं। तो हमारे पास वही आता है जो फंडामेंटल होता है। ठीक है, इसलिए हमको फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड को ही दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताऊं कि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कार्बोक्सिलिक एसिड का IR स्पेक्ट्रम समझाओ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द IR स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता पड़ गया इसमें एक CO तनन कंपन, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एक बैंड कितने पे आती है अभी मैंने बताया था आपको, अगर वो याद है तो अपने को पता है 1690 से लेकर के। अब थोड़ी सी वैल्यू क्या करेंगे आपको डिक्रीज करनी है, 10-15 वैल्यू, 1685, 1680, 1670 सेंटीमीटर इनवर्स में। अब ये एक्चुअल में क्यों होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको पता है ये जो CO ग्रुप है तो इसके साथ में जैसे एसिटिक एसिड आ गया, जैसे प्रोपेनोइक एसिड आ गया, आपने एक CH3 ग्रुप लगाया इसका प्लस आई प्रभाव है, आपने एक एथिल ग्रुप लगा दिया प्लस आई प्रभाव है, आपने इसके यहाँ पे एक Cl लगा दिया एसिटिक एसिड में तो माइनस आई प्रभाव हो गया। तो कहने का मतलब है प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव के कारण उसकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का वेव नंबर है वो कम या ज्यादा हो जाता है। तो जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी तो उसके अराउंड प्लस माइनस हो जाती, 5-10 वैल्यू या तो इधर या इधर शिफ्ट होती। जब आप बुक में चेक करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी, लेकिन फंडामेंटल जो एक्चुअल है वैल्यू उसको, कि कभी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 1690 पर ही एक बैंड आएगी, वो फ्लक्चुएट करती है, वो अराउंड होती है इस तरह का। क्लियर? तो इसलिए आपको इस रेंज के अंदर डिस्कस करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण, CO तनन कंपन के कारण एक मेन अवशोषण बैंड, मेन एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा एक और वाइब्रेशन बैंड क्या बताई थी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में, दूसरी बैंड क्या थी, OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण भी बैंड आती है। तो वो मैंने बताई थी आपको, उसमें भी दो पार्ट किए थे, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपके जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो नेचुरल है एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आप बना सकते हो। इस तरह से एक डाइमर बनता है, आपको ध्यान हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो अणु, इसको आप क्या बोलते हो, डाइमर, द्विलक जिसको आप बोलते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी जो OH स्ट्रेचिंग आ रही है, देखो ये जो OH बॉन्ड है, तो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होते हैं वो शार्प नहीं बन के क्या होते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इस तरह का, देखो मेन तो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 3650 से 3580 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, इसको रटना नहीं है, बस इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको नोट डाउन करनी, क्योंकि वो चेंज होती रहती वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू कब होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है,
तो इसलिए ये जस्ट लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ये देखो इस तरह से वो एब्जॉर्प्शन बैंड आपको दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं शार्प, तीक्ष्ण बैंड, तीखी तीखी इस तरह की बैंड आएगी अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता रहे, एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है, तो उस कंडीशन में यही बैंड आपकी क्या हो जाएगी, ये इस तरह से, इस तरह की बैंड आपको ऐसे दिखाई देगी, जिसको अपन बोलते हैं ब्रॉड बैंड।